Hello students, I am Dr. Priyanka, and in the last session we were doing the chapter number 13, organisms and population. In the last session only we are discussing even the major abiotic factors. So we have discussed the temperature. Now we were on the second part, that is water. ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चल गया था कि वाटर इज अ अनसस्टेनेबल रिसोर्स फॉर लाइफ, राइट. ठीक है, एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इज लाइक कि उसका अगर ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव कर रहे हैं तो ये नहीं कि नमकीन पानी में वो सरवाइव कर जाएंगे या एक्सेसिव सॉल्टी वाटर में वो सरवाइव कर जाएंगे, या अगर एक पानी एसिडिक है या अगर पानी बेसिक है तो वो सरवाइव कर पाएंगे. नो, इट कांट बी डन, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सो अगर आप लोगों को वाटर का देखना है तो अगर मैं इनमें एग्जाम्पल्स की बात करूं जो एनसीईआरटी हमें बता रही है, दैट मीन्स फॉर aquatic organisms the chemicals composition should be appropriate, right. The chemical composition like pH, salinity and the temperature of water will be appropriate too. ऐसा क्यों होता है कि जो वेल्स फिशेज हैं इन द टुंड्रा रीजन्स वो ब्रीडिंग सीजन्स में 6 महीने का रास्ता ट्रैवल करके फ्रेश वाटर में अपना एग्स ले करने आती हैं या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा करने आती हैं. व्हाई इट हैपन? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कंडीशंस, इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस जहां पे वो रहते हैं वहां पे पानी का टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता. इसीलिए वो 6 महीने की लॉन्ग जर्नी भूखी प्यासी वीनिंग करने के लिए स्टार्ट करती हैं, और जैसे ही वो अपने फिशेस को, अपने स्मॉल फिश चिक्स को ले आउट करती हैं उसके बाद ही दे विल डाई. सम ऑफ द फेल्स विल डाई, सम ऑफ द फिशेस विल नॉट डाई एंड दे विल गो बैक विद देयर यंग वंस. बट अगर मैं बात करूं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी विल बी द मेजर फैक्टर्स जिनकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएंगे इन अ गिवन. क्योंकि बेटे अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर पे मैं ज्यादातर लैंड्स की बात कर रही हूँ, डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए. लेकिन अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो 90 या यू कैन से 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज द एक्वाटिक, और हम लोगों का तो ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ ही पानी से हुआ है. So these 3 things of water, that is pH, salinity and temperature, which is very very important, कि अगर ये 3 चीजें appropriate नहीं होगी तो मे बी दे कैन सर्वाइव. लाइक जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि डीप सी हाइड्रोथर्मल एनिमल्स, क्योंकि यूनिक स्पेशल टेम्परेचर्स होते हैं उनके, और कुछ ऑर्गेनिजम्स वहां पे भी सर्वाइव करते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम. अगर मैं एक एवरेज पॉपुलेशन का निकालूं तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं करता. वहां पे वो करते हैं लाइक मिथोनोजन्स हो गए जो, ठीक है, जो हम लोगों ने बायोगैस में पढ़े थे कि हॉट स्प्रिंग्स में, मार्शी एरियाज में जो वो कर पा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो वहां पे कर पा रहे हैं. ठीक है, सो अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं जो हमें एनसीईआरटी गिवन डाटा से बता रही है, बहुत सारी बुक्स अलग अलग डाटा को यूज करती है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के, लेकिन लिख के आप वही आएंगे जो इसको आपको एनसीईआरटी बता रही है स्ट्रिक्टली. ठीक है, आपको कोई और बुक में अगर लिखा भी है तो आप उसको जस्ट एज इन पढ़ लीजिए, बट आपको रेफर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का यही करना है, राइट. तो इज लेस देन, कुछ बुक 6 to 7% बता रही है, बट एनसीईआरटी 5% बताती है. सो यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी एंड लेट्स से कि 5% सॉल्ट कंसंट्रेशन लेस में होना चाहिए, वेयर वाटर इज अबाउट, या वाटर इज अबाउट और शुड बी 30 to 35% in a given area. अभी बेटे, अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स ने एवोल्यूट किया है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूट कर गए हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन पॉपुलेशन एवोल्यूट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल 40 बच्चों की क्लास है, 40 बच्चे तो क्लास में फर्स्ट नहीं आते ना, उनमें से कोई एक होता है, या कोई लेटर सपोज 5 बच्चे ऐसे हो गए जो टॉप 5 रैंक्स में आते हैं, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो उन्होंने उस
ट्रिक को या यू कैन से द पैटर्न को फॉलो कर लिया है पढ़ाई करने का, ऐसे ही एक गिवन पॉपुलेशन में किन्हीं लोगों ने अपने टेम्परेचर्स की लिमिट्स को इतना पुश कर दिया है कि वो डीप सैलिनिटीज में भी सरवाइव कर सकते हैं। तभी तो हम लोग एक बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स तो टोटली डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर पे, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो उसका फिजियोलॉजिकल फैक्टर पे इतना मच प्रभाव नहीं होता, इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता। Some organisms tolerate, some organisms can tolerate high salinities let us give in a ratio, ठीक है, जिनको salinities called यूरी हेलाइन, उन ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली यूरी हेलाइंस कहते हैं, बट सम अदर्स आर restricted to a wide, not wide, you can say narrow range called stenoheline, right? So अगर क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में व्हाट इज स्टीनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन, so you can write it down, right? Some organisms cannot live for longer duration in sea water. They are mostly, ऐसा नहीं है कि जो फ्रेश वाटर है, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं, बट इतने टाइम तक के लिए अगर उनको सी वाटर में डाला जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। और यू कैन से वाइस वर्सा, बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो ये वाला हम लोगों का बायोलॉजिकल फैक्टर खत्म हुआ, ए मेजर ए बायोटिक फैक्टर। नाउ लेट्स कम विद द थर्ड ए बायोटिक फैक्टर विच इज कॉल्ड लाइट। सो लाइट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल। ठीक है, अभी लाइट में क्या क्या आ रहे हैं? प्लांट्स के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लाइट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन फॉर देमसेल्फ। रिलीज ऑक्सीजन, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन थ्रू process called photosynthesis. Only in presence of light. और अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होगा। ठीक है, many plants such as herbs and shrubs grows under canopy of tall canopy of forest trees are adapted to photosynthesis in
अंडर लो इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। तो कम लाइट से भी उन लोगों ने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट किया है कि उनका गुजारा हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर उनकी इंटेंसिटी कम भी रहेगी तब भी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से करेंगे। अभी इन मेनी प्लांट्स फ्लावरिंग, अगर मैं जहां तक कि फ्लावरिंग सीजन की बात करूं, इज डिपेंडेंट। आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी 11th क्लास में पढ़ा होगा फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म में एक शॉर्ट डे प्लांट्स थे, लॉन्ग डे प्लांट्स थे। शॉर्ट डे प्लांट्स में आपने कहा था, आप लोगों ने डिफाइन किया था 11th क्लास में कि शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिन लोगों को सनलाइट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स उनका जो डे पीरियड होता है, दैट मीन्स उनका जो फोटो पीरियड, दैट मीन्स लाइट पीरियड होता है, वो शॉर्ट होता है और लाइट ड्यूरेशन लॉन्ग होती है। दूसरे आपने प्लांट्स बताए थे लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। उन प्लांट्स में आपने को ये बताया था कि उनका लाइट पीरियड ज्यादा होता है और रात का पीरियड कम होता है, ठीक है। तो इट्स डिपेंडेंट अपॉन, तो अगर उनको वो रात में करने लग गए थे कुछ फिनोमिना में क्योंकि उनकी लाइट की ज्यादा जरूरत नहीं थी और वो कुछ ज्यादा उनका मेटाबॉलिज्म डे में फिट हो गया था, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जिसको एनसीईआरटी दोनों ही 11th 12th दोनों ही बोलती है फोटो पीरियड्स, और इस प्रोसेस को फोटो पीरियड्स एंड द प्रोसेस कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म, राइट। तो इस प्रोसेस को आप बोलेंगे फोटो पीरियोडिज्म। और ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स के पीरियड्स आ रहे हैं, शॉर्ट डे हो गया, लॉन्ग डे हो गया, इनको आप मतलब लाइट पीरियड्स को आपने फोटो पीरियड्स बोल दिया, ठीक है। लास्ट में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर था ना, हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ किया था एक चैप्टर, तो उसमें लास्ट पेज पे फोटो पीरियोडिज्म में करके शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट से, उसमें इनका काफी डिस्कशन किया गया था। लास्ट ईयर आपने पढ़ा कि सीड जर्मिनेशन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस थिंग, राइट। सीड जर्मिनेशन भी इसी पे डिपेंड करेगा, फ्लावरिंग भी इसी पे डिपेंड करेगा। सो लाइट इज द मेजर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, एंड प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम में ऑक्सीजन लेवल डिग्रोथ में चले जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। मेनी एनिमल्स, अच्छा अभी एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स बच्चे क्या है, कुछ एनिमल्स होते हैं नॉक्टरनल, ठीक है, नॉक्टरनल एनिमल्स की बात कर सकती हूं, और दूसरे एनिमल्स होते हैं डाययूरनल, कुछ होते हैं सीजनल, ठीक है। अभी इनमें क्या डिफरेंस है अगर मैं बात करूं, पहले लिख लेते हैं। मेनी एनिमल्स आर डाययूरनल एंड seasonal variations of light, ठीक है। इसको आप नॉक्टर्नल भी कह सकते हैं, ठीक है। सीजनल डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशंस, डिपेंडिंग ऑन द लाइट वेरिएशंस, यू कैन से वेरिएशंस एंड intensities and duration। अभी इसमें क्या है बेटे, देखो जैसे बैट्स हैं, ठीक है, बैट्स का क्या होता है कि वो रात में जगते हैं, ठीक है। उल्लू हैं, आउल्स हैं, वो भी रात में जगते हैं। क्या मतलब है उनका, वो दिन में क्या करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ऐसे सेट हो चुका है कि वो उन एरियाज में पाए जाएंगे जहां पे रातें ज्यादा होती हैं। दैट मीन्स उनका जो नाइट ड्यूरेशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्स मिनिमम। तो वो इंटेंसिटी उन्होंने अपना एक ऐसा एडेप्टेशन किया है कि दिन में मैक्सिमम वो हाइबरनेशन में एक की तरह में जाते हैं। एक को मैं कह देती हूँ सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स क्या मतलब होता है, जब लाइट होगी वो तभी निकलेंगे, जब लाइट नहीं होगी वो
हाइबरनेशन स्लीप में रहेंगे। इन द सेम मैनर में जब लाइट होगी वो सामने नहीं आएंगे, और जब रात होगी वो तभी अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि आउल्स हो गए, बैट्स हो गए, बैट्स हमेशा रात में निकलते हैं आफ्टर अ लॉन्ग डे हाइबरनेशन वेरिएशन स्लीप, राइट। ठीक है, ऐसे आउल्स हो गए। ठीक है, तो इन जो मतलब जो प्राणी रात के हैं, अभी जब हम लोगों ने 11th क्लास में एनिमल किंगडम आप लोगों ने किया होगा, तो उसमें एक वाइड वेराइटी आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा। उसमें आपने एक नॉक्टर्नल एनिमल्स भी सुने होंगे। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स का मतलब जैसे कानखजूरे हो गए, या जैसे एस्की हेलमिन्स हो गए, प्लेटी हेलमिन्स हो गए, या वर्म्स हो गए। तो वो सारे रात में निकलते हैं। डार्कनेस उनको ज्यादा प्यारी है, ना कि उनको लाइट पीरियड। सो दे हैव अडेप्टेड इन सच अ मैनर, ठीक है, कि उनको दिन की इतनी लाइट कंपोनेंट्स की इतनी जरूरत नहीं है अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए। उनको मोस्टली नाइट कंपोनेंट्स की ज्यादा जरूरत है, या डार्कर। अभी ऐसे ही अगर मैंने हम लोगों ने कॉकरोच की बात की थी, ठीक है, तो कॉकरोचेस में हम लोगों ने दो विजन्स की बात की थी, एक मोज़ेक विजन्स, एक ऑप्टिक विजन्स, राइट। तो मोज़ेक विजन्स में हम लोगों ने कॉकरोचेस की में बात की थी कि मोज़ेक विजन्स कई सारे उनके जो आई सेल्स होते हैं या ऑप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, उनको मिलाकर जो एक शेड बनती है जो कि उनको लाइट में देखने की क्षमता प्रदान करती है, उसको कह देते हैं मोज़ेक विजन, जो कि कॉकरोचेस में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। और एक विजन ऐसी होती है जिसको सुपर इम्पोजिशन इमेजेस कहते हैं, जो कि आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस इम्पोज करके उनको दिन में देखने की क्षमता प्रोवाइड करती है। बट द मोस्ट इंस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ कॉकरोचेस का क्या होता है कि रात में वो क्लियरली देख पाए थ्रू द मोज़ेक विजन से, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि यूवी कॉम्पोनेंट of light is harmful to many organisms. अभी लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, राइट। अगर मैं लाइट की बात करूं तो विबग्योर बनता है, ठीक है। अभी इसमें वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ठीक है। अब इसमें हर की सारी वेवलेंथ होती है मिक्सचर ऑफ 7 कलर वेवलेंथ। और अगर मैं बात करती हूं कंपोनेंट ऑफ लाइट की, तो किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जो कंपोनेंट ऑफ लाइट है, ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। हार्मफुल होता है। all the light waves जो मैं कलर कंपोनेंट, जो मैंने अभी आपको बताया विबग्योर कलर कंपोनेंट, या आप साथ में लिख भी सकते हैं विबग्योर, ऑफ दो तरीके के स्पेक्ट्रा होते हैं। एक होता है विजिबल स्पेक्ट्रा, एक होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यू मस्ट हैव studied in chemistry. Visible spectrum are not available in marine plants and animals in different depths of oceans. For example, distribution of green, brown, red algae depending on the quality of pigment present, ठीक है, and quantity of algae present, ठीक है।
कितने क्वांटिटी में एल्गे प्रेजेंट है और कितना पिगमेंट, मतलब ऑब्वियसली ज्यादा होगा तो ज्यादा कलर का शेड आएगा, और अगर ऑब्वियसली डार्कर शेड होगा तो वो डार्कर कलर का शेड आएगा. ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड abiotic factor which is light. Now let's start with the next abiotic factor which is very important, that is soil. ठीक है. अभी मैंने बात करूं अगर सॉइल की, तो सॉइल हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे तो अगेन वो चक्की चलेगी कि ऑक्सीजन लेवल्स नहीं हो पाएंगे, प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. मोरली एनसीईआरटी आपको इस कंसेप्ट में बता रही है द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ठीक है. The nature and properties of soil on the following: species, that is first climate, कि हाउ द, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माउंटेन एरियाज की जो सॉइल होती है वो अलग होती है. छोटी क्लासेस में 7th 8th क्लासेस में सबसे पहले एक चैप्टर हुआ करता था सॉइल. ठीक है. उसमें आप लोगों को बताया जाता था कि हिमालयन रीजन की लाल कलर की सॉइल होएगी, डेजर्ट रीजन की सैंडी सॉइल होएगी, लाल कलर की सॉइल होएगी, जहां डेल्टा रीजन बनते हैं वो फर्टाइल सॉइल्स होती हैं बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी वाटर मिनरल्स एंड वो बातें बिल्कुल सही बताई थी आपको. बस आपको उसका थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन पढ़ना है इस टॉपिक पे, कि अगर मैं बात कर रही हूं कि nature of the soils and the property depends on the climate, the geographical condition and how the soil is formed, that means weathering of the soil. ठीक है. कौन से रॉक से टूट के सॉइल बनी हुई है, वेदरिंग प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. राइट. दूसरा है आपका whether soil is transported or sedimentary. और चौथा how soil development occurs. So this is the factor. ठीक है, जो आपको एक तरीके से एक आइडिया बता रहा है कि how soil is formed in such a way. ठीक है. The properties of soil composition depend on the grain size, depends on the grain size, aggregation, determine percolation and water holding capacity. Water holding capacity of the soil. Right. अभी ऐसे ही अगर मैं अबव पैरामीटर्स की बात करूं तो और भी पैरामीटर्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स, पीएच, कॉम्पोजिशन, टॉपोग्राफी, वेजिटेटिव एंड एनिमल्स ऑफ एरिया. वेजिटेशन एंड एनिमल्स ऑफ एरिया की कौन सी टाइप्स की फार्मिंग हो रही है, टेरेस फार्मिंग हो रही है, तो वो कौन से वेजिटेटिव की फार्मिंग कर रहे हैं. ऐसी अगर मैं इन एक्वेटिक एनवायरमेंट की बात करूं, पॉन्ड्स, लेक की, ठीक है. सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स often determine
the type of benthic animals that can thrive there. ठीक है, तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, एक्वाटिक एनिमल्स की बात करूं, तो एक्वाटिक एनिमल्स की अगर मैं बात करती हूं तो वही आ जाते हैं. ठीक है, उसमें मेरे आ जाते हैं that can thrive there. अगर मैं एक्वाटिक एनिमल्स की बात करूं तो वही मेरे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि एक एक्वाटिक रीजन में सरवाइव कर पा रहे हैं. ठीक है, और उनका बेसिकली हम लोगों के लिए एक्वाटिक पानी में जरूरत क्या है सॉइल पड़ने की. बेटे पानी में ऑक्सीजन लेवल कौन मेंटेन करता है? प्लांट मेंटेन करते हैं. और अगर ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं ग्रो कर पाएंगे सॉइल्स में, जो एल्गे हो गई वो डेप्थ ऑफ द ओशंस पे ग्रो करती हैं, जो जितना भी ऑक्सीजन कंटेंट है पानी का वो सारा ऑक्सीजन कंटेंट वो सॉइल के थ्रू ही ग्रो करते हैं. राइट, तो पानी की जो, अगर मैं एक्वाटिक सेडिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट सॉइल की बात करूंगी तो वो सारा जितना भी है वो सारा पानी का ही है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स. अभी हम लोगों को पता चल गया कि हमारे ये 4-5 हम लोगों के एबायोटिक फैक्टर्स हैं. अभी इसमें एक ग्राफ्स आते हैं जो कि ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में एक्वाटिक फैक्टर्स पे रिस्पॉन्सेस, जो स्टिमुलस जो रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. सो हम लोग एक न्यू टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट मीन्स रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर. ठीक है, अभी इस पे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ये ग्राफ 5 मार्क्स में पेपर में पूछते हैं वो लोग. वैसा वाला ग्राफ नहीं है जो हम लोगों ने पीछे किया था, स्लाइटली डिफरेंट. ठीक है, ये तो खैर अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, सो आई एम डूइंग दिस. Very important graph. This is internal level and this is external level, right? This is internal level, this is external level. सो अगर इस ग्राफ को एक्सप्लेन करूं, सो ड्यूरिंग द, सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे जाएंगे मेन, और वो भी सिर्फ एनसीईआरटी के लिखे जाएंगे. अपने आप मनगढ़ंत कुछ भी नहीं लिखना है वहां पे. ठीक है, जो भी लिखना है एनसीईआरटी का लिखना है, बिकॉज स्ट्रिक्टली जो चेकिंग होगी वो एनसीईआरटी बेस्ड होगी. सो अपने एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखना है. ठीक है, सो अगर मैं इसको बोल दूं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स of existence, many species have evolved relatively constant internal within body environments
that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximum efficiency and thus enhances overall fitness of the species. Right? तो उसमें सबसे पहले आ जाता है मेरा द कंस्टेंसी. Could be in terms of internal environment and osmotic concentrations. इसमें एक टर्म और आ जाती है मेरी कि the organisms try to maintain constancy of their body temperature are adapted through a process called homeostasis despite variations in external conditions that tends to upset its homeostasis. ठीक है. सो अब हम लोग करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स cope with environment in the following ways. सबसे पहले रेगुलेट, दूसरा कंफर्म. So able to maintain their body temperature, by physiological and behavioral means. Majority 99% cannot maintain their body temperature with external environment
अब अगर मैं इसमें और इसको बड़ा करूं तो दिस इज पहला. नेक्स्ट इज ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, अ वेरी फ्यू. ऐसा कर लो कि ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स तो हैं ही पूरे, ठीक है. एंड वेरी फ्यू वर्टिब्रेट्स. अभी इसमें लिखो इन एक्वाटिक एनिमल्स ऑस्मोटिक बॉडी concentration of body fluids changes with that of external water concentration such animals and plants called conifers. ठीक है. Very few capable of regulation of their body temperature. So अगर मैं इसको ऊपर करके देखूं, दो फैक्टर्स इसमें, तो रेगुलेट और कन्फर्म, ठीक है. जिसमें मैं अगर दोनों का डिवीजन करूं तो 99% कैन नॉट एबल टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल मीन्स, जैसे भी शिवरिंग करके, कैसे भी एक्ट शो करके, या अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करके, एक्सीड करके, हाइबरनेशन में जाके, या व्हाटएवर, ठीक है. अभी इसमें आ जाते हैं बर्ड्स, मैमल्स और वेरी फ्यू वर्टिब्रेट्स जो इस प्रैक्टिस में मतलब इवॉल्व हो चुके हैं. और जहां तक की मैं बात करूं कन्फर्मर्स की, तो वो ये अपना तो मेंटेन कर ही नहीं पा रहे हैं. और दूसरा क्या कर रहे हैं, इनका जो ऑस्मोटिक फ्लूइड है बेटे, ठीक है. ऑस्मोटिक फ्लूइड से क्या समझते हो कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, ठीक है. हम लोगों ने प्लांट्स में 11th क्लास में आप लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा. तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्लांट्स के सेल में क्यों जरूरी होता है, जिसके थ्रू पानी या वाटर एंड मिनरल्स ऊपर की तरफ चलते हैं. आपने सक्शन इंडक्शन थ्योरी पढ़ी होगी प्लांट्स में, तो 11th क्लास में. तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग कि पानी वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल इन द सेलुलर बेसिस में शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रेवल होता है और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाइलम फ्लोएम से ट्रेवल होता है, राइट. तो अगर मैं इसकी बात करूं कन्फर्मेंस की, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कि अंदर की जो सेलुलर कंसंट्रेशन है वो इतनी ज्यादा होती है कि बाहर पानी जाएगा नहीं, और बाहर पानी जाएगा नहीं तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से दे कैन नॉट मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर बिकॉज द कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज वेरी varies in different levels, so it cannot maintain their own body temperature. So उसमें plants भी include हो जाते हैं और animals भी include हो जाते हैं, ठीक है. अभी हम लोग जो सबसे ज्यादा इवॉल्व हुए हैं रेगुलेशन टेक्निक में, जो कि उभर के सामने आए हैं, वो तो मैमल्स ही हैं. सो मैमल्स इज लार्जली, या मैमल्स are largely evolved through nature for regulation. जिन्होंने एक्ट किया, जिनके डीएनए ने मोल्ड किया, वो कैसे किया वो हम लोग जेनेटिक वाले में पढ़ चुके हैं, ठीक है. फॉर रेगुलेशन ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर
और अगर मैं बात करती हूँ इस वाले की, ठीक है, रेगुलेशन की, सो ऑब्वियसली कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हो गए या जो प्लांट्स हो गए जो इन्वॉल्व नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना एक बना लिया कि फॉर एग्जांपल अब टेम्परेचर बढ़ने वाला है, अब उनको रिप्रोडक्शन करनी है या वो मरने वाले हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन्स हो गई, तो वो जब उनको वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, सो दे ट्रैवल अ ह्यूज लेवल ऑफ डिस्टेंस, और वो यहाँ पे इंडिया में सेंचुरीज में आके दे टेंड टू ले एग्स एंड दे टेंड टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही जैसे वेल्स हो गई, ऐसे ही जैसे कुछ फिशेज हो गई कि जब उनको वीविंग का प्रोसेस करना होता है तो 6-6 महीने के गैप में वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने बाद अभी सर्दी होने वाली है, सो आफ्टर अच्छा खासा खाना अपना लेके दे स्टार्ट द जर्नी ऑफ 6 months, and after the 6 months they lay their young ones in the fresh water, और fresh water के बाद they'll back to अपने young ones को 3-4 दिन वहां रह के उनको वापस जाना जब तक वहां का टेम्परेचर ठीक ना हो जाए। so they'll tend to maintain their temperature like that because obviously वो ना तो वहां पे रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ना वो वहां पे अपना खुद का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। so ऐसे रीजन्स पे, ऐसे जैसे स्नेक्स हो गया, अभी स्नेक्स का, या ऐसे ही जैसे अभी स्नेक्स पे बाद में बात करते हैं, पहले एक्वेटिक की बात कर ले, क्योंकि रेगुलेशन में एनसीईआरटी आपका एक्वेटिक एनिमल्स का ज्यादा एग्जाम्पल दे रही है, और पेपर में आप लोगों को 1 वर्ड में या 2 वर्ड में आ जाएगा कि ऐसे एनिमल का नाम बताओ, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे किया था ना, मैंगो ट्री और स्नो लियोपर्ड्स नहीं मिल पाते हैं या कन्फर्म नहीं कर पाते हैं, या कनाडा या इंडिया, तो ये वाले एग्जाम्पल्स आप लोगों को ध्यान से याद करने हैं, ठीक है। सो ये वाला हम लोगों ने लिख लिया। इसमें कह रहा है इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, अब बट नहीं है तो still majority have not evolved all plants could not evolve to the mechanism of regulation, इसीलिए तो उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया है टू बिकम रेगुलेटर्स। अभी जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स लगाई, जुगाड़ लगाया मेंटेन करने का। फॉर एग्जांपल अब जैसे पैटियोल फॉर्मेशन है प्लांट्स के लीव्स के साथ, अभी वो पत्ती के डंडी का क्या यूज है प्लांट के लिए? हम लोग अगर देखेंगे, अगर हम लोग प्लांट की लीफ को प्लक करते हैं तो हम लोग कहते हैं यार ये डंडी क्यों लगा रखी है, इट इज पेटियोल क्यों है, जिसे मैं सिंपल सा बोल देती हूँ, वो क्यों है पेटियोल, क्या मतलब है उस पेटियोल के का? अगर अब मैं उसको देखूं कि वो पतली सी डंडी वो प्लांट के लिए कूलिंग इफेक्ट का प्रोवाइड कर रही है, तो जो मॉडिफिकेशन जितने भी हुए हैं प्लांट्स में वो क्यों हुए हैं? मॉडिफिकेशन जितने भी हुए हैं वो ये रेगुलेशन का मैकेनिज्म उनके पास नहीं है तभी तो हुए हैं जाके, ठीक है। तो यही सारी एनसीईआरटी आपको 2 में डिवाइड करके रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स लाइक अ श्रीव which is a mammal and a hummingbird, ये भी इवॉल्व नहीं हुए हैं, ये भी कन्फॉर्मर्स में आते हैं। हमिंग बर्ड जिसको स्मॉलेस्ट बर्ड बोला जाता है, ये 2 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आर रेयरली प्रेजेंट और फाउंड इन पोलर रीजन्स बिकॉज some animals have larger surface area relative to their volume hence
they tend to lose body heat very fast when it is cold outside, and they have to spend energy to generate body heat through metabolism. एक इसमें पॉइंट और आ जाता है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन some species evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions beyond which they simply conforms, जिनको बोलते हैं partial regulators. So they are called as partial regulators. Right. अभी हम लोगों की दो चीजें आती हैं इसमें. एक आती है माइग्रेशन की, जो कि रेगुलेट नहीं कर पाते, फिर वो क्या करते हैं, और एक हम लोगों की आ जाती है बी सस्पेंड. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स कैन मूव temporarily from stressful habitat to more hospitable area, and return when stressful period is over. जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स का एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया. अभी सस्पेंड में देख लीजिए, सम बैक्टीरिया, फंजाई, yeast, lower plants formed or undergoes sporulations to survive in unfavorable conditions and germinate availability of suitable environment. Right? तो जो स्पोरुलेशंस होती हैं या स्पोरेशंस की टेक्निक होती हैं जो कि बैक्टीरिया करता है, ठीक है, या जो भी अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो कि स्पोरुलेशन की टेक्निक होती है, जो कि ये यूज होती है, ठीक है. तो माइग्रेशन एंड सस्पेंडेशन, सो यही है कि फॉर सम क्वाइट टाइम पीरियड के लिए सारी एक्टिविटीज रोक के खुद को सस्पेंड कर दिया
और माइग्रेशन में है कि नहीं, खुद को सस्पेंड नहीं किया उन्होंने, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी सस्पेंड ना करते हुए उन लोगों ने उसको चेंज कर लिया, मतलब सस्पेंड ना करते हुए उन लोगों ने खुद को फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड को उस एरिया को छोड़ दिया, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। अगर अब मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, तो एनसीईआरटी बता रही है कि ये जो ट्रीटमेंट चलता है ये कोलियोदा नेशनल सेंचुरी, नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान में, जहां पे साइबेरियन क्रेन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। कोलियोडो नेशनल पार्क भरतपुर सेंचुरी इन राजस्थान में, जहां पे साइबेरियन क्रेन्स दूर से ट्रैवल करती हुई आती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सस्पेंडेशन की बात करूं तो 2 कंसेप्ट मेरे निकल आते हैं, हाइबरनेशन, और इसको मैं एक और को कह देती हूं एस्टिवेशन। ठीक है, अनेबल टू माइग्रेट और अंडरगोज लॉन्ग स्लीप्स, मतलब उस पीरियड्स के लिए सो जाते हैं, अंडरगो लॉन्ग स्लीप्स। ठीक है, जिसको आप लोग कह देते हो विंटर स्लीप, मोस्टली पोलर बियर हो गया, छिपकलियां हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं एस्टिवेशंस की, ये अनेबल, अगेन सेम कंसेप्ट रहेगा, अनेबल टू माइग्रेट and undergoes long summer sleeps, hot temperature बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, to avoid summer heat। ठीक है, अभी इसमें एक और कंसेप्ट आ गया है हमारा, many zooplanktons, जो कि पानी के ऊपर भी तैरते रहते हैं। ठीक है, स्पीशीज एंटर डायपोज पीरियड। ये डायपोज पीरियड क्या होता है बेटे? अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट under unfavorable conditions, right? So this is the many zooplanktons जो हम लोगों ने किया कि many zooplanktons डायपोज की स्टेट में। अब जूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? छोटे प्लांट्स जो होते हैं या स्पीशीज होती हैं जो कि पानी के ऊपर तैर रही होती हैं या पानी के अंदर छोटे रेशो में होते हैं। मतलब जैसे अगर उनके लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन है, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है या कोई और कंडीशन आ गई है, तो वो उन कंडीशंस में क्या करते हैं? उन कंडीशंस में वो मेटाबॉलिज्म रोक देते हैं। जैसे कि वायरस है हमारे पास, अभी वायरस क्या करता है कि जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होती है वो एक नॉन लिविंग स्टेट में रहता है, और जैसे ही उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो एक लिविंग स्टेट में आ जाता है। तो ज़ूप्लैंक्टन्स होते तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट जैसे उनके लंग अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं वो एज अ स्लाइट नॉन लिविंग की तरह एक्ट करके सस्पेंड कर लेते हैं, ना वो ग्रोथ करते हैं। जैसे स्पोरिलेशंस आपके बैक्टीरिया, यीस्ट या लोअर एनिमल्स में, वैसे ही आपके ज़ूप्लैंक्टन स्पीशीज में होती है। इस स्टेज को स्पीच में जहां पे उनकी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है और उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म पूरा रोक दिया है और बस इतना मेटाबॉलिज्म वो यूज कर रहे हैं कि बस उनका सर्वाइवल हो जाए थोड़ा बहुत, बाकी वो सारी चीजें रोक देते हैं, उनका कोई रिप्रोडक्शन नहीं चलता, सब कुछ रोक देते हैं। तो इसको कह देते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ। तो अभी हम लोगों के दो ये आगे कि कुछ एनिमल्स स्ट्रेसफुल कंडीशन में जगह चेंज कर लेते हैं और कुछ एनिमल्स स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जगह चेंज ना करते हुए उनको छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है,
और उनको अगर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू डेवलप इन सच अ मैनर दैट द ग्रोथ एग्जिस्ट एंड परसिस्ट इन सच अ सिमिलर मैनर, राइट। तो अब हम लोगों का ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोगों ने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया है, दैट मीन्स रिस्पॉन्सेज टू द एबायोटिक फैक्टर्स। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स एंड द ग्राफ्स ऑफ कन्फर्मेशंस। एंड अभी हम लोगों को एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है जिसमें हम लोगों को एक चार्ट बनाना है, ठीक है। वो चार्ट आएगा, 2 क्वेश्चन उठते हैं, या तो इससे उठेगा या तो फिर वो, उसमें से आपको देखना है, जैसे आपने हार्डी-वीवर्स प्रिंसिपल का ग्राफ किया था ना, पॉपुलेशन इज इक्वल टू नैटालिटी रेट, माइग्रेशन रेट इन द सेम मैनर, वैसे ही आपको इसमें भी अब आगे जैसे आपका चल रहा है, पहले तो आप लोग अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ोगे कि किस किस ऑर्गेनिजम्स में किस किस ऑर्गेनिज्म ने कहां कहां, ये इंपॉर्टेंट है, किस किस ऑर्गेनिज्म ने कहां कहां पे अडेप्टेशंस करे हैं। जैसे कंगारू है, उसने क्या अडेप्टेशन किया, अब रैट है, उसने क्या अडेप्टेशन किया। दूसरी बात जो हम लोगों का ग्राफ बनना है वो बनना है कितने बर्थ रेट किस हिसाब से हो रही है ना गिवन पॉपुलेशन की, फिर उसमें मोर्टेलिटी रेट क्या है, फिर इमिग्रेशन, माइग्रेशन प्लस माइनस नैटालिटी, वो सारा करके एक आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ करना है आपको, जो कि नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन यू हैव टू लर्न द ग्राफ विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। और इस ग्राफ को डिस्कस करने के बाद हम लोगों को 2 चीजें और डिस्कस करनी है। ये जो छोटे छोटे टर्म्स हम लोगों ने करे हैं, कि जो हम लोगों ने मैमल्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस का बताया है, जैसे कि मरीन पॉपुलेशंस, राइट। मरीन पॉपुलेशंस में अपने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हम लोग बात करने वाले हैं अगले नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हुए विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ओनली। दिस चैप्टर इज स्लाइटली लेंथी देन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, और यही चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज का है इकोलॉजी यूनिट में से, ठीक है। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।